इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया और डिस्कस करेंगे हम बहुत सारी चीज़ें, बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी वाला, इन्फ्लेशन और जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी जो आप फिजिकल पॉलिसी के बाद लेवल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, 1-2 लेक्चर आएंगे अगर आएंगे भी तो। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको MCQ प्रैक्टिस करवाऊँ आफ्टर 10th, ठीक है। 10 तारीख के बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करवा लेंगे। किस किस के, एक तो GS की करवा लेंगे और दूसरा है उत्तराखंड की करवा लेंगे, ठीक है। तो कैसा प्लान रहेगा आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके की पॉलिसी हमारे पास है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि RBI के द्वारा मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाता है अपने अलग अलग टूल्स के ज़रिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बात करी थी। वहीं बात करते हैं अब फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहती हैं चीज़ें कि गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट में जो मनी सप्लाई है या अदर तरीके से जो अपने पास टूल है, जैसे टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया, इन तरीके से किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मार्केट में बनाए रखे ताकि जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी को पढ़ने से पहले थोड़ा बजट के बारे में जान लेते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो ये 4 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। देखिए जब भी गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना बजट पास करती है तो बजट कहने के लिए तो वो बजट है, बट अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंडर आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। वैसे आम बोलचाल की जो भाषा है हम उसे बजट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बजट आता है असेंबली में, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद देखे जाते हैं कि उसमें किस तरीके से टैक्स कम हुए, ज़्यादा हुए, ये सारी चीज़ें वो हो गई आर्टिकल 110 के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल, जिसमें हम बात करते हैं मनी बिल की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बजट रखा जाता है उसके बाद डिफरेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो अपनी ग्रांट के लिए डिमांड करती है, तो फिर डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाती है आर्टिकल 113 के अंदर। फिर जब वो डिफरेंट मिनिस्ट्री ग्रांट डिमांड करती है ग्रांट के लिए, उसके बाद उनको अप्रूवल के लिए एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है। तो जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो 1114 के अंदर, आर्टिकल 114 के अंदर आता है। तो ये आर्टिकल डायरेक्ट भी आपसे पॉलिटी के रिस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा तभी निकाल सकती है जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका हो। ये दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं बजट के बारे में। देखिए बजट की 2-3 तरीके से होते हैं मेनली। अब तो 3 तरीके से अब 2 तरीके से होते हैं। जो वोट ऑन अकाउंट बजट है अब ये नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम रेगुलर बजट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो रेगुलर बजट होता है, रेगुलर बजट का मतलब वो बजट जो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा जाता है, ठीक है। जब नॉर्मल सरकार रहती है, अपना बजट पास करती है, तो उसमें आपको पता है कि किस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्री अपनी ग्रांट मांगती है, टैक्स कट होता है, टैक्स बढ़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो रेगुलर बजट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो रेगुलर बजट है इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही ऑथराइज होते हैं। मतलब उसमें रेवेन्यू भी मतलब टैक्सेस भी लिए जाते हैं, साथ साथ में एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। बात करते हैं एंट्रीम बजट। एंट्रीम बजट आपने देखा होगा, जैसे इलेक्शन होता है, जैसे ये मान लीजिए पिछला साल क्या था, इलेक्शन ईयर था, ठीक है। अब जब इलेक्शन ईयर में क्या होता है ना कि इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं लगभग अप्रैल के टाइम पे, ठीक है, अप्रैल के टाइम पे। अब उस गवर्नमेंट को ये नहीं पता रहता है कि यार हम आने वाली जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे। तो एक संशय की स्थिति पैदा रहती है उस गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो रिपीट करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए वो क्या करती है, फुल बजट लेके नहीं आती है। बजट में हल्के फुल्के प्रोविज़न लेके आती हैं जिससे कि लार्जर इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट मतलब थोड़ा बहुत बजट में चीज़ें लेके आगे, वो ज़्यादा चेंज नहीं करते उस बजट में, ठीक है। तो फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, जैसे 2-3 महीने के लिए ये इंटरिम बजट निकालते हैं।
अगर उसके बाद उनकी सरकार दोबारा आ जाती है तो वो रेगुलर बजट लेके आते हैं, या अगर दूसरी सरकार भी आती है तो वो इंटरिम बजट को खारिज करके रेगुलर बजट लेके आती है। उसमें भी हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑथराइज कर सकते हैं। अब वोट एंड अकाउंट बजट क्या होता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, समझने की ज़रूरत है, बट अब खैर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2017-18 के बजट में इसको हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि 28 फरवरी के लास्ट मंथ में हम क्या करते थे, बजट लेके आते थे। अब फिर जब हम बजट लेके आते थे तो बजट पे डिस्कशन होता था, तो फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च में डिस्कशन होता था उस पर। अब क्या होता था ना कि जब डिस्कशन होता था तो डिस्कशन इतना ज़्यादा लंबा हो जाता था कि मार्च से भी क्या होता था, मार्च से भी बढ़ के अप्रैल तक डिस्कशन चले जाता है। और आपको तो पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो जब नया फाइनेंशियल ईयर आ जाता है तो उस टाइम पे हमको पैसा चाहिए होगा खर्च करने के लिए। तो पैसा कहाँ से खर्च करेंगे जब तक डिस्कशन नहीं होगा और अप्रोप्रिएशन बिल वहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे आता था वोट एंड अकाउंट बजट। वोट एंड अकाउंट बजट में क्या होता था कि जैसे अगर मार्च में डिस्कशन हो रहा है, अप्रैल तक डिस्कशन चले गया, तो उस अप्रैल में नहीं, फाइनेंशियल ईयर में अभी तक तो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, तो फिर पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे, कैसे एक्सपेंडिचर होगा। तो उस अप्रैल के लिए हम क्या करते, एक प्रोविज़न कर देते थे वोट एंड अकाउंट बजट का। उसमें हम थोड़ा सा मतलब जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ तब तक हम एक्सपेंडिचर कर सकते थे थ्रू द वोट एंड अकाउंट बजट। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बट अब ये वोट एंड अकाउंट बजट नहीं यूज है, क्यों? क्योंकि जो पहले मैं कह रहा था कि जो बजट पहले पास होता था फरवरी लास्ट में 28 फरवरी के आसपास, बट अब बजट क्या होता है, पास होता है 1 फरवरी को। तो पूरा महीना मिल जाता है डिस्कशन के लिए, फरवरी और मार्च। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। और बजट से पहले 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको मैंने बता दिया। अब जो डॉक्यूमेंट ऑफ द बजट क्या क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 112 आर्टिकल 112, फिर डिमांड ऑफ ग्रांट होती है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल होता है। इस तरीके से ये 1 बाय 1 पहले ये निकलता है, फिर ये होता है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर लास्ट में फाइनेंशियल बिल पास होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर भी 3 प्रकार के हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आर्टिकल 112 है, बजट के अंदर हमें 3 तरीके के चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक पब्लिक अकाउंट देखने को मिलेगा। अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे हम लोगों पे जो भी टैक्स लगा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स लगा रही है, वो सारा का सारा जो रिसिप्ट आ रही है, जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो सारा का सारा आता है किसके अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसा आता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद उसको खर्च किया जाता है, सैलरी दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझ गए हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कब यूज होगी भाई, जब कोई फायर फाइटिंग के लिए हमें क्या किया होगा, तुरंत पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो ये किसके सुपरविजन में रहता है, ये वाला पैसा ये रहता है अंडर द प्रेसिडेंट और इसको हैंडल करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, लगभग 500 करोड़ का कॉर्पस होता है ये। अब देखिए इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल है कि नहीं है। देखिए जब तुरंत हमें यूज़ करना होगा पैसा तो उस टाइम पे पार्लियामेंट की अप्रूवल हमें नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर आ गया, कुछ फायर फाइटिंग हो गई, तो तुरंत हम उस पैसे को विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बट लेटर उसको क्या किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंपेंसेट किया जाता है, उस कॉर्पस को उतना ही बनाए रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पब्लिक अकाउंट क्या हुआ, देखिए ये पब्लिक अकाउंट मतलब लोगों का अकाउंट है, ये लोगों का अकाउंट है। तो इसमें क्या होता है, इस पब्लिक अकाउंट में क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, जो नौकरी करते होंगे तो उनका एक प्रोविडेंट फंड करता है, ठीक है, ईपीएस वगैरह। उसके अलावा कुछ सेविंग होती है, स्मॉल सेविंग स्कीम होती है जो पोस्ट ऑफिस की है। तो जो ये लोगों का जो पैसा होता है, ये पैसा जाता है कहाँ, पब्लिक अकाउंट में, सरकार के पास। ये सरकार इसकी क्या रखती है, देखभाल करती है। और इस पब्लिक अकाउंट में पैसा लोगों के द्वारा रखा जाता है और उस पर कभी कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट है, ये सारा जो पैसा है प्रोविडेंट फंड, सेविंग वगैरह का, ये रखा जाता है पब्लिक अकाउंट में।
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये पब्लिक अकाउंट है इससे गवर्नमेंट अपना कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है भाई। एक्सपेंडिचर वही तो करेगा जिसका वो पैसा होगा। अब पब्लिक अकाउंट में तो किसका पैसा है? लोगों का पैसा है। दो पब्लिक अकाउंट से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोन वगैरह ले सकती है। ये वाला यूज है, ये वाला पैसा एज अ लोन यूज कर सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे और समझानी है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, तो मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल जो चाहिए होती है, वोट होता है, ठीक है, वोट होता है तब जाके यहाँ से पैसा निकलता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, जहाँ पे वोट नहीं चाहिए होता है। जैसे सैलरी हो गई, जज साहब की सैलरी हो गई, इसके अलावा प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, तो इनके लिए नहीं करना पड़ता है क्या? पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, सिर्फ चार्ज होती है, ठीक है। आपने सुना होगा चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? तो गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव वही रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, टैक्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक इंटरप्राइज को मैनेज करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टेबलाइज करना, और जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है कि भाई किस तरीके से हम मार्केट में स्टेबलाइजेशन रख सके और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़े, मतलब जीडीपी हमारी बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। नाउ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। देखिए, अब गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, मेन आ गए हम फिजिकल पॉलिसी वाले चैप्टर पे। अब देखिए, दो तरीके के, एक तो होता है बजट रिसिप्ट, ठीक है, और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं। तो जो बजट रिसिप्ट होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। फिर बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर में भी दो तरीके से हो गया, एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन बाय वन इनको जल्दी जल्दी समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरीके, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कुछ, रेवेन्यू का मतलब कुछ आ रहा है, किसके पास? सरकार के पास, ठीक है। क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है सरकार के पास, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट टैक्सेस लगा रखे हैं, तो वो जो टैक्स आ गए। फिर नॉन टैक्स का मतलब जैसे आपने कभी चालान भरा, या गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट मिल गया, या गवर्नमेंट ने किस पे पेनल्टी लगा लिया, ऐसी ये चीज़ होती है। जैसे कोई है, किसी की संपत्ति छूट गई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो भी गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलती है, मतलब गवर्नमेंट के खाते में कुछ पैसा आ रहा है। और जो ये गवर्नमेंट के खाते में पैसा आ रहा है वो कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि हमने अभी समझा। तो ये चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है डेट कैपिटल रिसिप्ट। अब नॉन डेट में क्या हुआ? नॉन डेट मतलब जो विदाउट एनी कर्जा है, जो कर्जा नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ने किसी से रिकवरी ऑफ लोन करी, डिसइन्वेस्टमेंट करा अपनी कंपनीज़ का, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है। उसके अलावा डेट कैपिटल रिसिप्ट, डेट में क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए, गवर्नमेंट की क्या है ना, खर्चे ज़्यादा हैं और जो कमा रही है वो कम कमा रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कर्जा लेना पड़ेगा। तो जो यही है, जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है ना, किसी को ही डेट कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जब बोरोइंग कर रही है, ठीक है। अब बोरो कैसे कर सकती है भाई? बोरो इंडिया के अंदर से भी कर सकती है, इंडिया के बाहर से भी कर सकती है। तो इन चीज़ों पे भी हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो दो तरीके की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल है। अब रेवेन्यू को मतलब जब डे टू डे खर्चे के लिए जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट देना है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब दे दिया भूल गए उस चीज़ को। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब अभी आप खर्च तो कर रहे हैं, बट बाद में उससे आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने आज रोड बनाई, तो रोड आज खर्चा तो कर रहे हैं, पर कल के दिन में क्या, वही रोड डेवलपमेंट में काम आएगी, जो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न देंगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है? एसेट्स हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम तब करते हैं जब हम कुछ एसेट क्रिएट करते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट बजट की। अब दो तीन तरीके के गवर्नमेंट बजट है। एक बैलेंस बजट, जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों ही बराबर है, दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन, ठीक है। इसे हम बजट
बैलेंस बजट कहेंगे। फिर उसके बाद सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कब होगा? जब हमारे पास जो पैसा आ रहा है यानी कि रिसिप्ट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो हम खर्चा कर रहे हैं। तो ज़्यादा पैसा आ रहा है, कम खर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या है, सरप्लस में है, अधिकतम में है। डेपिसिट में क्या होगा कि खर्चा ज़्यादा हो गया और हमारे पे पैसा कम आ रहा है, तो मेनली हमारी डेपिसिट ही रहती है। क्योंकि हम मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट उतना नहीं कमा पाती जितना वो खर्च कर रही है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है DPSP में कि गवर्नमेंट इज़ ए वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट का काम करती है, तो यहाँ पे लोगों को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, हाथ में पैसा देना पड़ता है। इनइक्वालिटी कम करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ती है, जिस वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी रिसिप्ट्स। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना। कुछ डेपिसिट पढ़ते हैं, हम बात करते हैं, जैसे रेवेन्यू डेपिसिट, फिजिकल डेपिसिट, प्राइमरी डेपिसिट, क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू डेपिसिट तो सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कितना रेवेन्यू में हम खर्चा कर रहे हैं और कितना रेवेन्यू से हमें प्राप्त हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले रखा है और रेवेन्यू रिसिप्ट को बाद में रखा है, ताकि जो रेवेन्यू डेपिसिट है वो पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो मतलब हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और कर्जा हमारे पास आ कम रहा है, तो डेफिसिट में ही जाएंगे हम, तो वो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, मतलब टोटल जो खर्चा है और टोटल हमें प्राप्तियाँ कितनी हो रही है। बट इसमें एक चीज़ है, जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल जो रिसिप्ट है, जो रिसिप्ट में हम क्या घटा देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग वाला पार्ट नहीं ऐड करेंगे। बोरोइंग वाला पार्ट कौन सा था, ये देखिए, ये जो डेट वाला पार्ट था ना, इट वाज बोरोइंग वाला पार्ट, ये था बोरोइंग वाला पार्ट। ठीक है, ये था बोरोइंग। इस बोरोइंग वाले पार्ट को हम इसमें क्या नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर में से अब हम जब टोटल रिसिप्ट घटा देंगे, मतलब इस पूरे वाले में से ये पूरा वाला हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो बच कौन रहा है, ये वाला पार्ट। तो यही तो है डेट, यही तो है डेट, यानी कि ये है बोरोइंग। तो फिजिकल डेफिसिट एक प्रकार से क्या हुई, बोरोइंग ही तो हुई भाई। इस पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये। तो ये क्या चीज़ है, फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट ये कहने का मतलब क्या हुआ, बोरोइंग ही तो हुआ। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कहाँ चला गया, हाँ, फिजिकल डेफिसिट का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, बोरोइंग ही हुआ। जो हम डेट लेते हैं, जो हम क्या ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, उसको ही बोरोइंग कहेंगे। तो अब आपके माइंड में ध्यान रखना है, जब जब आप फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बोरोइंग कर लिया। तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा बोरो करेगी तो वो चीज़ क्या है, ख़राब है। ज़्यादा भी बोरो नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होता है किसी भी गवर्नमेंट का, तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं या इंडिया के अंदर के भी इन्वेस्टर होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं कि ये खाली बोरो करने पे लगी है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो भी हर्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, जिससे कि ग्रोथ रुक जाती है पूरे इंडिया की। ठीक है, इसके अलावा अगर उस डेफिसिट को भरना है, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच का जो गैप आया है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बोरिंग ले रहे हैं, अगर उस चीज़ को भरना होता है तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो डेफिसिट आ रहा है, जो बीच में जो गैप आ रहा है, अगर उसको भरना है उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे। और डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होता है, जैसे RBI ने कभी क्या कर दिया, पैसे छाप दिए, ठीक है, प्रिंट मनी कर दिया, ठीक है, और किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो भी एक प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग है। या बोरोइंग कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है भाई, जब फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जैसे हम बोरोइंग करते हैं, तो भाई गवर्नमेंट ने अगर बोरो करा तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देगी गवर्नमेंट। तो सपोज इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से पिछले साल जो बोरो करा होगा ना, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करा हमने, तो फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो वो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। देखो ये जो फिजिकल डेफिसिट वाला जो ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, UKPSC जो उत्तराखंड अपर PCS का जो प्री था ना 2021 का, उसमें इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
वो मैं यहाँ पे लाना भूल गया हूँ। आप ज़रूर उस वाले क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 के, उनको ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे वो वाले, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए, जो बोरोइंग कर रही है ना गवर्नमेंट, जो बोरोइंग कर रही है, तो बोरोइंग क्या होती है, एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट की जो टोटल लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो इंडिया के अंदर से पैसा ले रही है, तो वो हो गया इंटरनल डेट, ठीक है। एक बाहर से ले रही है गवर्नमेंट, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लेती है। सोवरेन लोन हो गया, मतलब बाहर की कंट्री से लोन ले रही है, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल डेट हो गया, ठीक है। अदर इंटरनल लाइबिलिटी, अभी मैंने क्या कहा था, जो पब्लिक अकाउंट वाली चीज़ है ना, पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की, वो जो पैसा है किसका, पब्लिक का, उस पब्लिक के पैसे से भी क्या करती है, उधारी लेती है। तो एक तो हो गया इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट एंड अदर इंटरनल लाइबिलिटी, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर जो इंटरनल डेट गवर्नमेंट इंटरनल डेट लेती है और जो एक्सटर्नल डेट लेती है, इस डेट का जो कर्जा है, मतलब जो ये कर्जा है, इसको चुकाती है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चुकाती है, ठीक है। और जो ये अदर इंटरनल लाइबिलिटी है, इसको चुकाती है पब्लिक अकाउंट में, इसको चुकाती है पब्लिक अकाउंट में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और सिर्फ अगर बात करी जाए, कि इंडिया का पब्लिक डेट क्या है, इंडिया का अगर सिर्फ आपसे बात की जाए कि इंडिया का पब्लिक डेट कितना है, तो ये आएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेट। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेट को ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक डेट कहते हैं। उसमें अदर इंटरनल लाइबिलिटी नहीं जोड़ी जाती। अगर हम टोटल लाइबिलिटी की बात करेंगे तो तब तीनों जोड़े जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट में क्या होता है, जब फिजिकल डेफिसिट भी हाई रहता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या रहता है, हाई रहता है, तो उसको ही हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हम तब पढ़ेंगे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा हल्का समझा देता हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बाहर हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो उसको ही उसमें क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डेफिसिट हो जाएगा, तो ये चीज़ होगी। तो फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट को ही ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, FRBM एक्ट, एक होता है यहाँ पे लिखा तो था, हाँ, फिजिकल कंसोलिडेशन। अब क्या है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि हम फिजिकल कंसोलिडेशन करें। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उसको स्ट्रेंथ करें। गवर्नमेंट का फाइनेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना कर्ज लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्या करें, कंसोलिडेट करें, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो, बहुत ज़्यादा डेफिसिट भी ना हो और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, और जो वेस्टेज है वो भी कम हो फाइनेंस का। ये सारी जो चीज़ें हैं, जब इन चीज़ों का ध्यान रखती है गवर्नमेंट, तो उसको बोला जाता है फिजिकल कंसोलिडेशन। इस चीज़ को आपने ध्यान रख दिया। अब फिजिकल कंसोलिडेशन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब चीज़ें अपनाती है, जैसे कि टैक्स को रैशनलाइज करती है, सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करती है, ठीक है, टैक्सेस को रैशनलाइज करेगी, सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करेगी, जो पब्लिक डेट ले रही है उसको रैशनलाइज करेगी। तो इन सारी चीज़ों को जब रैशनलाइज किया जाता है तो वो एक प्रकार से हो जाता है फिजिकल कंसोलिडेशन, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है इंडिया के अंदर वो बनी रहे। जब इंडिया के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है तो क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई, इस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी है तो हम अपना पैसा आराम से लगा सकते हैं और हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अगर कंट्री के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो सेंटिमेंट होंगे वो हर्ट हो जाएंगे, वो पैसा नहीं लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब बात करते हैं FRBM एक्ट। ये FRBM का एक्ट क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये पास हुआ था 2003 में, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड PCS में साइड से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें ना, इसमें फिजिकल कंसोलिडेशन की बात कही थी कि गवर्नमेंट को एक रैशनल लिमिट से ज़्यादा बोरोइंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर बोरोइंग करनी है
तो वो कंजप्शन के लिए नहीं करनी है, सिर्फ खाने के लिए नहीं करनी है या कुछ इस तरीके से नहीं करनी है जिससे कि एसिड क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ कंजप्शन के लिए नहीं करनी है, बल्कि अगर गवर्नमेंट को अगर कुछ बोरोइंग करनी है तो वो एसिड क्रिएशन के लिए करनी है। एसिड क्रिएशन क्या है भाई, हॉस्पिटल में पैसा लगाओ, रोड में पैसा लगाओ, जिससे कि कल के दिन में क्या हो, डेवलपमेंट हो सके, तो उसको बोलते हैं एसिड क्रिएशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्या कर दिया कि लोगों की सैलरी के लिए आपने बोरोइंग कर दी, ठीक है, तो ये तो गलत चीज़ है ना, ये वाली चीज़ हो गई। टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी कहा गया था फिजिकल FRBM एक्ट में कि जो टोटल डेट है गवर्नमेंट का वो एक लिमिट से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। इससे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेट टू GDP रेशियो, ठीक है, तो जो डेट टू GDP रेशियो है हमारा जो यहाँ पे रंगाराजन कमेटी आई थी 2015 के आसपास आई थी या 12 के आसपास आई थी, तो उसने कहा था कि जो डेट टू GDP रेशियो है हमारा वो 60% के आसपास होना चाहिए, किसको, सेंटर प्लस स्टेट का मिला के, और इसमें सेंटर का 40% होना चाहिए और स्टेट का 20% होना चाहिए। बट अगर अभी देखेंगे हमारे डेट टू GDP रेशियो इस 60% से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इस चीज़ को आप देखना कि डेट टू GDP रेशियो कितना है, इसको ज़रूर देखिएगा आप। अब बात करते हैं कि फिजिकल FRBM एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो अब बता रहा हूँ मैं, दो चीज़ें कही गई थी। एक तो ये कहा गया था कि जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ये 2003 में पास हुआ था, तो ये कहा गया था, दो चीज़ों पे ध्यान दिया गया था इसमें, एक फिजिकल डेफिसिट में, एक रेवेन्यू डेफिसिट में। तो हमने कहा था कि जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 2008-9 तक इसको क्या कर देना चाहिए, 3% तक लाना चाहिए, मतलब जो बोरोइंग है GDP के 3% तक हमें लानी है, ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट को कहा था इसको 0% कर देना है। बट क्या हो गया, 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, ग्लोबल क्राइसिस आ गया था, तो फिर हमने क्या किया, फिजिकल डेफिसिट और ये रेवेन्यू डेफिसिट वाला जो टारगेट है इसको आगे बढ़ाते रहे बाय FRBM एक्ट में अमेंडमेंट करते रहे, और अभी तक हम अमेंडमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि हम वो टारगेट, क्योंकि ये ऐसा टारगेट है इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो अभी तक हम इस टारगेट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो फिजिकल डेफिसिट और जो रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट इसमें दिया गया था FRBM एक्ट में, और शुरू का टारगेट ये था। अब का टारगेट क्या है, अब का टारगेट अलग अलग है, और वो क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल कंसोलिडेशन वाली बात मैंने आपको बता दी। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है, क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट हद से ज़्यादा बोरोइंग कर देती है तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं उनके हाथ में पैसा बचेगा ही नहीं। जब सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेगी तो प्राइवेट वालों के हाथ में पैसा आएगा ही नहीं, तो यानी कि सारा का सारा पैसा किसने खींच लिया, गवर्नमेंट ने, तो इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, क्राउड इन, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट से क्या होता है, प्राइवेट लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, कैपिटल क्रिएशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसका उल्टा क्राउड इन हो गया। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है ऑफ बजटिंग बोरोइंग। ऑफ बजटिंग बोरोइंग का मतलब क्या होता है, देखें, जो गवर्नमेंट क्या लेती हैं, बोरोइंग लेती हैं, बट कुछ गवर्नमेंट इतनी सियाणी है ना कि क्या करती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बोरोइंग में नहीं दिखाती, यानी कि फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखाती, ठीक है। जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस, ये क्या होता है, ये आप बाद में पढ़ना, बट मैं बता रहा हूँ वेज एंड मीन्स एडवांटेज अगर आता है आपको तो ठीक है। जैसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो गया। इसके अलावा जो इनके पब्लिक इंटरप्राइजेस रहते हैं ना, जैसे क्या हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, इसके लिए अगर लोन लेना है तो इसी के थ्रू, इसी पब्लिक इंटरप्राइजेस के थ्रू लोन ले लेगी। पावर कॉरपोरेशन के लोन लेना है तो जो पावर की कंपनी है उसके थ्रू लोन लेगी। तो गवर्नमेंट कहे हमने थोड़ी लिया लोन, कंपनी ने लोन लिया, पर वो कंपनी किसकी है भैया, गवर्नमेंट की तो है। तो इस तरीके से ऑफ बजटिंग का मतलब ये हुआ कि ऐसा बोरोइंग जो कि गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखाती है, ठीक है, और एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा जेंडर बजटिंग क्या होता है, देखिए जेंडर बजटिंग तो सिंपल है। जेंडर बजटिंग का मतलब ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से प्रावधान करती है बजटिंग में, किसको ध्यान में रख के, वुमेन सेंसिटिविटी को ध्यान में, वुमेन की इश्यूज़ को ध्यान में रख के जब डिफरेंट स्कीम निकाली जाती है और अलग से उनको बजट दिया जाता है तो उसको बोला जाता है जेंडर बजटिंग, ठीक है। तो आई थिंक जो ये फिजिकल पॉलिसी वाला जो चैप्टर है उसको हमने बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से यहाँ पे कर लिया है और आपको भी समझ में आ गया होगा।
और हाँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है अगर उसको आप अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो हैंडल्स हैं वो मिल जाएंगी जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो अभी के लिए लगते हैं, जय हिंद दोस्तों।